आप सभी को नमस्कार। आज हम खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख पे चर्चा करेंगे। ये पीजी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में सम्मिलित है ये अभिलेख। बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिलेख है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसकी प्रासंगिकता क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर युगीन अभिलेख में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख का बहुत ही महत्व है। यह अभिलेख पूरी उड़ीसा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उदयगिरी की पहाड़ी में एक जैन गुफा, जिसे हाथी गुम्फा के नाम से जाना जाता है, उस गुफा में उत्कीर्ण है। यह अभिलेख कुल 17 पंक्तियों का है। इसके अक्षर काफ़ी गहराई में उत्कीर्ण किए गए हैं। जो अक्षरों की बनावट है काफ़ी अंतस्थ है। दूसरा, इस अभिलेख की सभी पंक्तियों को पढ़ा जाना संभव नहीं है, कारण कुछ इसमें से पंक्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। केवल प्रारंभ की 6 पंक्ति और अंत की 4 पंक्तियों को ही पढ़ा जा सका है, जिसके आधार पर ये पूरा का पूरा अभिलेख सामने आया। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है, इस अभिलेख को उकेरने का कार्य, उत्कीर्ण करने का कार्य ऐसा प्रतीत होता है कि कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। कई व्यक्तियों द्वारा किया गया से तात्पर्य हमारा है कि किसी एक राजा के कार्यकाल में यह अभिलेख शुरू किया गया, लेकिन जब वो पूरा हुआ तो अनेक राजाओं के काल में उसको क्रमशः पूरा किया गया। इसी कारण अक्षरों की बनावट में विभिन्नता है, एकता नहीं है, समानता नहीं है। दूसरा, अक्षरों की लिखावट, जहाँ पे अक्षरों को लिखा गया है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है, मतलब बिल्कुल प्लेन सतह पे अभिलेख को उत्कीर्ण नहीं किया गया है, जिसके कारण जहाँ जहाँ अक्षरों की बनावट, अक्षर ऊपर नीचे हो गए हैं, जिसके कारण इनको हम पढ़ नहीं सकते। जैसा कि हमने अभी बताया, अभिलेख में कुल 17 पंक्तियाँ हैं। प्रारंभ की 6 पंक्ति और अंत की 4 पंक्तियों को ही पढ़ा जा सका है, जिसकी वजह से पूरा अभिलेख प्रकाश में आया। इस अभिलेख की लिपि ब्राह्मी है और भाषा पाली मिश्रित प्राकृत। इस अभिलेख का लेखक जो है वो अज्ञात है। इस अभिलेख की विशेषता इस बात में निहित है कि इसमें खारवेल के शासनकाल के प्रथम 13 वर्ष की घटनाओं का क्रमशः उल्लेख किया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख जैन अरहतों की स्तुति से प्रारंभ होता है। यहाँ पे अरहत शब्द नया है, जिसको हम डिफाइन करना चाहेंगे। अरहत शब्द जैन भिक्षुओं के लिए प्रयोग होता था। सर्वविदित है, खारवेल की रुचि, व्यक्तिगत रुचि उसकी जैन धर्म में थी, जिसकी वजह से उसने इस अभिलेख का प्रारंभ जैन अरहतों की स्तुति से प्रारंभ किया। अभिलेख में सबसे पहले अरहतों एवं सिद्धों को नमस्कार, इसके साथ अभिलेख का प्रारंभ होता है। तत्पश्चात खारवेल के बाल्यकाल से लेकर 15वें वर्ष तक का इसमें उल्लेख किया गया है कि क्रमशः उसने अपनी बाल्यकाल में, शैशवावस्था में कौन कौन से कार्य किए। इसके पश्चात 15 से लेकर के 23 वर्ष तक वह युवराज रहता है। 23वें वर्ष के बाद, 23वां वर्ष जो ही खत्म होता है, 24वें वर्ष से लेकर क्रमशः 13 वर्षों का इतिहास इसमें, इस अभिलेख में उत्कीर्ण किया गया है, जो कि इस अभिलेख के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्रमशः क्या 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 कहा गया है, क्रमशः पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, इसकी हम चर्चा अभी हम करेंगे। सबसे पहले प्रथम वर्ष में खारवेल के बारे में इस अभिलेख में जो कहा गया है कि उसने तूफान से क्षतिग्रस्त अपने राजधानी का पुनर्निर्माण करवाया। पहले वर्ष में तूफान अर्थात किसी दैवीय आपदा या किसी विपत्ति या किसी और भी वजह से जो उसकी राजधानी तहस नहस हो गई थी, पहले वर्ष में गद्दी संभालते ही 24वें वर्ष में उसने कौन सा काम किया? उसने तूफान से क्षतिग्रस्त अपनी राजधानी का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद दूसरे वर्ष उसने पश्चिम की ओर, जो उसका राज था कलिंग में, उड़ीसा,
वहाँ से पश्चिम की ओर इसने सातवाहन राजा सातकर्णी की परवाह न करते हुए असिक नगर तक अपनी सेना भेजी और असिक नगर पर इसने विजय किया। इस दूसरे वर्ष में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला उल्लेख आता है सातवाहन राजा सातकर्णी की परवाह न करके, और दूसरा असिक नगर को उसने जीता। अब यह सातकर्णी जिसकी वह परवाह नहीं करता है, नेचुरली सातवाहन राजा था, लेकिन सातवाहन राजा कौन था, सातकर्णी प्रथम या गौतमी पुत्र सातकर्णी, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि यह राजा सातकर्णी प्रथम था जिसकी वह परवाह न करके असिक नगर अर्थात इसकी स्थिति विद्वान महाराष्ट्र के आसपास बताते हैं, इसने असिक नगर को जीता। तीसरे वर्ष यह कौन सा कार्य करता है, अभिलेखों में जो बताया गया है जिसकी चर्चा की गई है। तीसरे वर्ष यह अपने राजधानी में, अपने राज्य में उत्सव का आयोजन करता है। चौथे वर्ष यह भोजकों और रठिकों के विरुद्ध, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, भोजक और रठिक के विरुद्ध यह अभियान करता है। इनके छत्र और सुवर्ण पात्र को वह तोड़ देता है, अभिलेखों में ऐसी चर्चा आती है, और अपने चरण में झुकने के लिए उन्हें विवश करता है। किसे, भोजकों और रठिकों। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह भोजक और रठिक जो थे महाराष्ट्र या उसके आसपास की कोई जाति थी जिसके विरुद्ध इसने अभियान करके उसको इसने जीता। इसके बाद अगले वर्ष इसने नंद राजा द्वारा निर्मित नहर को राजधानी तक लाया। यह नंद राजा कौन था, इसके बारे में अभिलेख में बहुत चर्चा नहीं की गई है, लेकिन कोई ऐसी नहर थी जिसको यह अपनी राजधानी तक लेकर के आया था। इसके बाद अगले वर्ष इसने पुर और जनपदों, बहुत सारे पुर और जनपदों को कर मुक्त कर दिया। पुर और जनपद, बहुत सारे जनपद जो इसके राज्य में थे जहां से इसको टैक्स मिलता था, उसको इसने क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया। इसके बाद के 7वें वर्ष के विवरण अपाठ हैं। अपाठ मतलब क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वो पंक्तियां स्पष्ट नहीं हैं जिसकी वजह से उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसके बाद 8वें वर्ष में इसने पुनः उत्तर भारत की ओर अभियान किया। उत्तर भारत की ओर अभियान करने में इसने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस पंक्ति में, गोरखगिरी और राजगृह। गोरखगिरी और राजगृह को इसने जीता। लेकिन किससे जीता, गोरखगिरी और राजगृह का राजा कौन था, ये अभिलेख में नहीं बताया गया है। लेकिन विद्वानों का ऐसा मानना है कि गोरखगिरी गया बिहार में जो बराबर पहाड़ी थी उससे तात्पर्य है, और राजगृह जो हम जिसको पढ़ते आए हैं पटना बिहार में स्थित है। लेकिन इस राजगृह के राजा का नाम दिमित मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि राजगृह में जो राजा था वह दिमित था, और जब इसने अटैक किया राजगृह पर तो वो डर के मारे वहाँ से निकल करके मथुरा भाग गया, ऐसा अभिलेख में चर्चा की गई है। तो दो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है, गोरखगिरी और राजगृह। राजगृह का राजा दिमित और गोरखगिरी बराबर की पहाड़ी गया बिहार में स्थित है। इसके पश्चात 9वें वर्ष में इसने महाविजय नामक एक राजप्रासाद का निर्माण कराया। एक इसने राजप्रासाद या महल बनाया जिसका नाम इसने महाविजय रखा। इसके बाद 10वें वर्ष इसने पुनः एक बार उत्तर भारत की ओर अभियान किया, अर्थात हम कह सकते हैं कि 10वें वर्ष में खारवेल ने क्या किया, पुनः उत्तर भारत की तरफ आक्रमण किया। और आक्रमण की चर्चा जो इस अभिलेख में मिलती है वो मिलती है भरग वर्ष से। इतिहासकारों का मानना है कि तात्पर्य भारतवर्ष से है, और भारतवर्ष अर्थात उत्तर भारत की तरफ इसने अटैक किया। इसके बाद अभिलेख में चर्चा मिलती है 11वें वर्ष में इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, दक्षिण भारत अभियान किया। और दक्षिण भारत में एक स्थान है पिथुंड, ये इंपॉर्टेंट है, अभिलेख में इसकी चर्चा आई है कि पिथुंड नामक नगर का इसने विनाश किया और वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को जीत कर ले आया, जिसमें स्वर्ण, चांदी या बहुमूल्य धातुएं ऐसी थीं जिसको इसने जीत करके और वहाँ से ले आया, इसकी चर्चा में। लेकिन ये पिथुंड नगर कहाँ पे स्थित था, इस पे इतिहासकारों में मतभेद है, एक मत नहीं है। इतिहासकार अपना अपना विचार देते हैं। पिथुंड नगर कोई कहता है कि तमिलनाडु, कोई कहता है कि आंध्र प्रदेश के आसपास ये कहीं स्थित था। इसके बाद 12वें वर्ष में इसने एक बार पुनः उत्तर भारत का अभियान किया, और उत्तर भारत के अभियान में इसने मगध पर आक्रमण किया। और मगध में जो राजा था उसकी चर्चा अभिलेख में मिलती है बहसति मित्र।
ये इम्पोर्टेंट है अभिलेख में, जिसकी चर्चा आती है। बहसत मित्र नामक राजा को इसने पराजित किया और अपने चरण में झुकने के लिए विवश किया। इसके बाद 13वें वर्ष में इसने जैन साधुओं के लिए एक गुफा निर्माण कराया। जैसा कि हम अभी चर्चा किए हैं कि खारवेल पूर्ण रूप से जैन धर्मावलंबी था, जैन धर्म में इसकी रुचि थी। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से 1 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक का इसमें इतिहास मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो इसकी ये प्रासंगिकता है, ये इस अभिलेख का महत्व है। बाकी अभिलेखों के डिसाइफरमेंट के लिए आपको अक्षर हमने बताया हुआ है। इस काल की लिपि अक्षर हमने बाकायदे एक वीडियो में हमने इसके पहले जो दिया था उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप अभिलेख अगर डिसाइफरमेंट करने के लिए आता है तो कैसे आप लिखेंगे। तो वो डिसाइफरमेंट हो गया और ये उस अभिलेख का महत्व हो गया। थैंक यू वेरी मच।